Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So बेटा I welcome you all to the तीसरा लेक्चर ऑफ गति के नियम यानी कि लॉज ऑफ मोशन। बेटा पहले दो लेक्चर में हम ऑलरेडी फोर्स, संवेग, फर्स्ट नियम यानी पहला नियम, उसके अलावा दूसरा नियम, उसके अलावा आवेग, इतना पार्ट कर चुके हैं। आई एम श्योर आपने दोनों लेक्चर देखे होंगे और बहुत अच्छे से समझे होंगे। उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थ्योरी के साथ साथ काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ ताकि आपको उसका एप्लीकेशन पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो अब मैं जो थर्ड लेक्चर लेने जा रहा हूँ बेटा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, छोटा पार्ट है। इसमें हम थर्ड लॉ की बात करेंगे और संवेग संरक्षण यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास के साथ, राइट। बस बेटा एक ही रिक्वेस्ट है कि जब इतनी मेहनत करके देख रहे हो क्लास, तो प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाना और नोट्स के साथ साथ प्रॉपरली क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करते जाना मेरे साथ साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास के साथ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा, है ना, वो है कि थर्ड लॉ होता क्या है, क्या कहता है। तीसरा नियम ये सबने पढ़ा है बेटा, हर क्रिया की एक समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यही कहता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं बेटा कि इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इसमें कोई न्यूमेरिकल एज सच नहीं आएगा, पर हाँ थियोरेटिकली कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ पे जो बात करते हैं ना कि भाई ये जो हम बात करने जा रहे हैं कि भाई ये क्रिया लिखी हुई है, एक प्रतिक्रिया लिखी हुई है, ये है क्या। तो ये एक तरीके से बल है, ठीक है। जैसा मान लो ये हाथ है और ये एक और दूसरा हाथ है, इसने आके इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, इसने इसको मारा, करेक्ट। तो ये जो हाथ है ये इसके ऊपर एक बल लगा रहा है, जिसकी वजह से ये भी इसके ऊपर क्या लगा रहा है, वापस उतना ही बल लगा रहा है। तो ये जो दो बल लगे ना, एक इस हाथ पे आगे और एक इस हाथ पे पीछे, ये दो एक तरीके से क्रिया और प्रतिक्रिया है, समझ गए। तो क्रिया और प्रतिक्रिया शब्द का मतलब होता है बेटा बल, एक तरीके से। यानी कि अगर मेरे पास कोई दो सिस्टम है, मान लो एक कोई ऐसी बॉडी होती, एक मेरे पास मान लो कोई ऐसी बॉडी होती, दो, करेक्ट। तो ये एक दूसरे पे बेटा क्या लगा रहे होते हैं, कुछ फोर्स लगा रहे होते हैं, राइट। एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स, इस तरीके से मान लो, करेक्ट। तो बेटा ये जो फोर्स लगेगी ना, उनका नाम भी दे रहे हैं। ये लिख रहा हूं मैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और ये लिख रहा हूं बेटा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। यानी कि ये एक पे बल दो के कारण, ये दो पे बल एक के कारण। तो ये जो दोनों ही बल निकल के आए ना हमारे लिए बेटा, ये जो दोनों ही बल निकल के आए, ये दोनों हमारी क्रिया और प्रतिक्रिया है, करेक्ट। अब हमने बोला इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो पहला पॉइंट हमारे लिए काम का निकल के आता है बेटा, सुनते जाना, वो पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि F12 और F21 ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि समान होंगे। विपरीत शब्द का क्या मतलब है कि अगर मैं दिशा के साथ लिखूं, देखो अभी मैंने वेक्टर नहीं लगाया ऊपर, जैसे ही मैं इस पर बेटा वेक्टर लगा देता हूं, तो अब मुझे क्या लगाना पड़ जाएगा, माइनस लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि दिशा जो है वो एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत। एक आगे तो दूसरा पीछे की तरफ। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई कि क्रिया प्रतिक्रिया दो बल हैं और वो दोनों विपरीत दिशा में लगते हैं। आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, मान लो यहाँ वेक्टर लगा होता और ये माइनस नहीं लगा होता तो अपना गलत हो जाता। हो सकता है कि यहाँ माइनस लगा देते और वेक्टर नहीं लगाता तो भी गलत हो जाता। यानी कि मैं ये नहीं लिख सकता, ध्यान देना मेरी बात पे, यही आपको सीखना है इसके अंदर। आप ये नहीं लिख सकते कि F12 बराबर माइनस F21, ये गलत हो गया। आप ये भी नहीं लिख सकते कि F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर, ये भी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। समझ गए बात को। तो अपने को यही सीखना है। तीसरे नियम में कोई न्यूमेरिकल नहीं, पर थ्योरेटिकली बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं जो अपन गलत करने के चांसेस हैं। तो अपन सीखते जाएंगे क्या क्या गलतियां हो सकती है, अपन करेंगे ही नहीं, ठीक है। ओके चलो बढ़िया। तो आई गेस इतना पॉइंट समझ में आ गया बेटा अपना, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया वाला। फिर अगला जो पॉइंट आता है ना बेटा, वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई कौन पहले लगेगा और कौन बाद में। सवाल आता है सीधा स्टेटमेंट कि क्रिया पहले लगती है और प्रतिक्रिया बाद में, ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं। हम बोलेंगे गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा कि पहले क्रिया लगेगी और फिर प्रतिक्रिया लगेगी। हर क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ शुरू करती है, समझ गए बात को। आप जब से मेहनत करना शुरू करोगे क्रिया, तभी आपका रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा प्रतिक्रिया। आपने मेहनत करनी बंद की, क्रिया और प्रतिक्रिया, उसका रिजल्ट नहीं आना होगा, और ये दोनों काम साथ साथ होंगे हमेशा,
समझ गए बात को? तो एकदम ब्रेन में क्लियर होना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया साथ लगती हैं, उन दोनों के बीच में समय का कोई भी मतलब लैग नहीं होता। समझ गए बात को? तो हम लिख सकते हैं बेटा कि जो क्रिया एवं प्रतिक्रिया की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, ये बेटा हमेशा कैसे लगेंगी? साथ। आई होप बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा क्या लगती हैं? साथ, कोई समय का अंतर नहीं होता। फिर अगला पॉइंट आता है कि सर अगर ये दोनों साथ ही लगती हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कौन क्रिया प्रतिक्रिया? हमें तो अब तक ये लगता था कि पहले लगने वाली क्रिया बाद में लगने वाली प्रतिक्रिया। ऐसा भी नहीं है बेटा, सीधा सा फंडा है, ऐसे समझना। किससे पूछ रहे हो उस पर निर्भर करेगा। इस हाथ से पूछोगे तो ये बोलेगा कि मैंने जो लगाया इसके ऊपर वो तो क्रिया थी और जो इस पे लगा वो प्रतिक्रिया हुई। इससे पूछोगे तो ये हाथ बोलेगा कि नहीं नहीं, मैंने जो लगाया वो क्रिया थी और मुझ पे जो लगी वो प्रतिक्रिया होगी। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया इस बात पे निर्भर कर जाएगा बेटा, एक्शन रिएक्शन, कि आप किससे पूछ रहे हो, किससे पूछ रहे हो। समझ गए? एक गेंद अगर दीवार से टकराती है तो गेंद से पूछोगे तो जो बल गेंद लगाएगी वो क्रिया होगी और जो गेंद पे लगेगी वो प्रतिक्रिया होगी। अगर दीवार से पूछोगे तो जो दीवार लगाएगी गेंद पे वो क्रिया और जो दीवार पे लगेगी वो प्रतिक्रिया। तो ये निर्भर करेगा किसके ऊपर बेटा? ऑब्जर्वर के ऊपर। करेक्ट? तो यहां से अपन कह सकते हैं कि ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया की हम बात कर रहे हैं, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, है ना बेटा? क्रिया एवं प्रतिक्रिया किस पे निर्भर करती है? प्रेक्षक पर, यानी कि ऑब्जर्वर पर। बेटा ऑब्जर्वर पर निर्भर। आई होप बेटा ये समझ में आ गया होगा। करेक्ट? ये दूसरा पॉइंट जिस पे सवाल पूछा जा सकता है। फिर तीसरा और एक और पॉइंट है जिस पे काफी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो जोड़ा है, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ लो। मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या पता करना है बेटा। क्रिया को अपन बोलते हैं एक्शन और प्रतिक्रिया को कहते हैं बेटा रिएक्शन। तो हम बात करने जा रहे हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का जोड़ा। ठीक है बेटा, ध्यान देना इसके ऊपर। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उससे कहानी समझ में आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। जैसे कि मान लो हम बात करते हैं, ये अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी, और इसके ऊपर हमने क्या किया बेटा? कोई एक टेबल रख दी पहले, है ना? कोई एक टेबल रख दी मान लो इस तरह से, और इस टेबल के ऊपर ना एक और ब्लॉक रख दिया इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ऐसे समझना। मतलब पृथ्वी पे एक ब्लॉक और ब्लॉक पे एक और ब्लॉक रख दिया। और अब हमसे बोला गया कि भाई जरा बताओ इसमें क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन क्या क्या बन सकता है। थोड़ा ठंडे दिमाग से समझना अच्छे से, मैं कलर कोडिंग करते जा रहा हूँ, सुनते जाना। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो जो पृथ्वी है वो इस वाले ब्लॉक को अपनी ओर खींचेगी, तो ये वाला ब्लॉक पृथ्वी को कहाँ खींचेगा? अपनी ओर खींचेगा। यानी ये तो दो बल लग गए किस किस के बीच में? ऊपर वाले ब्लॉक और पृथ्वी के बीच में। तो ये जो पिंक कलर से शो किया है ना, ये मैंने किस किस के बीच का शो किया है, क्लियर बता दे रहा हूं, इस ब्लॉक का और पृथ्वी का। समझते हो बात को? जैसे सेब वाला कहानी नहीं है, पृथ्वी सेब को नीचे खींचेगी तो सेब भी पृथ्वी को कहाँ खींचेगी? ऊपर। तो यानी ये जो लगा होगा ये वाला mg और उतना का उतना बल ये भी इसके ऊपर लगाएगा mg, ये दोनों क्या हो गई? क्रिया प्रतिक्रिया हो गई। यानी जो पृथ्वी ब्लॉक पे लगाएगा और जो ब्लॉक पृथ्वी पे लगाएगा वो क्रिया प्रतिक्रिया हो गई। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए हमेशा आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेटा? बॉडीज, कि किन दो वस्तुओं के बीच में लग रही है। सेम दो वस्तुओं के बीच में लगनी चाहिए। समझ गए? ऐसा नहीं हो सकता कि एक ब्लॉक और पृथ्वी के बीच की लगा दी और एक दूसरे ब्लॉक और पहले ब्लॉक के बीच में लगा दी, ऐसे नहीं। सेम पेयर, सेम वस्तुओं का पेयर होना चाहिए। बोले ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि जितना पृथ्वी ब्लॉक पे बल लगाएगा और जितना ब्लॉक पृथ्वी पे बल लगाएगा वो दोनों क्या होंगे? एक्शन रिएक्शन। बोले ठीक है सर, और भी पेयर होंगे क्या? बिल्कुल और भी बन सकते हैं बेटा। अगला पेयर बनाने के लिए अपन अलग कलर यूज कर लेते हैं। अब अपन पर्पल यूज करते हैं। ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक अगर देखोगे बेटा, ये नीचे वाले ब्लॉक को धक्का देगा तो नीचे वाला ब्लॉक इसको ऊपर धक्का देगा,
ऐसे करके। इसको आगे जाके बेटा अपन अभिलंब बल के नाम से जानते हैं, अभी तो अपन लिख देते हैं एन, इसको भी कलर कोड कर देते हैं, ठीक है। यहां पर भी लिखते हैं एन और यहां पर भी लिखते हैं एन। तो ये जो पर्पल वाले कहानी है ये किस किस के बीच की है बेटा, ये इस वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक के बीच की। यानी ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये इसको नीचे दबाएगा तो नीचे वाला ब्लॉक इसको ऊपर धक्का देगा, करेक्ट। इसलिए ऊपर वाले ब्लॉक पे एन ऊपर की ओर और नीचे वाले ब्लॉक पे एन नीचे की ओर, ये दोनों फिर से क्या बन जाएंगे बेटा, एक्शन रिएक्शन या फिर क्रिया और प्रतिक्रिया। तो इस तरीके से अपने पास इसको हटा देते हैं, अपने पास दो पेयर बन जाएंगे क्रिया और प्रतिक्रिया के, और भी बन सकते हैं, ठीक है। हमें तो बस आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए कि सेम दो वस्तुओं के बीच में लगेगा, जितना एक वस्तु दूसरे पे लगाएगी दूसरी वस्तु पहले पे लगाएगी। तो यहां पे जैसे दो ब्लॉकों के बीच में एन एन की बात कर दी, या ब्लॉक और पृथ्वी के बीच में एम जी की बात कर दी। इस तरीके से आपको ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और इसमें और कोई तरीका है भी नहीं बेटा, करेक्ट। तो अगर एक्शन रिएक्शन पेयर में निकालना चाहूं तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि भाई एक पेयर तो मेरे पास कौन सा दिखाई दे रहा है मेरे को, पृथ्वी प्लस ब्लॉक, ठीक है, पृथ्वी प्लस ब्लॉक, ठीक। एक अगर मैं देखूं आप लिख सकते हो ब्लॉक प्लस ब्लॉक, ऐसे और भी बन सकते हैं, ठीक। तो आई होप बेटा ये इतनी थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो तीसरा नियम वैसे तो छोटी सी लाइन है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, समान होती है। पर उसके ऊपर बेटा कई सारे स्टेटमेंट के सवाल बन सकते हैं एंड आई एम श्योर आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये बढ़िया से क्लियर है, पॉज करो, कॉपी करो, दिमाग में बढ़िया से बिठा लो। जब ये क्लियर हो जाए तब फिर अपन चलेंगे बेटा अगला संवेग संरक्षण पे, ठीक है। पहले पूरा अच्छे से कॉपी कर लो बढ़िया से पॉज करके, तब मैं आगे बढ़ता हूं। चलो आगे बेटा अगले वाले पे, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है। अपने को बोला जा रहा है संवेग संरक्षण का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो ये क्या कहता है बेटा, ये बहुत बहुत सिंपल भाषा में बस इतनी सी बात कह रहा है कि अगर किसी प्रणाली यानी सिस्टम के ऊपर लगने वाला शुद्ध बल शून्य है, मतलब उस पर लगने वाला कुल बल शून्य है, तो हम कह सकते हैं कि उसका रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। बोले मतलब ये है ना, सुनते जाना अच्छे से, मतलब ये बेटा कि हमने इतना तो पढ़ा ही है कि जो एफ वेक्टर होता है वो हम कितना लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा पी बाय टी, है ना, डेल्टा पी बाय टी। और अपने को पता है डेल्टा पी को अपन क्या लिखते थे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा टी, ये लिखते थे फोर्स को। और हम खुद ही कह दे रहे हैं कि इफ, यदि ये वाली फोर्स अपने पास कितनी हो जाए बेटा, जीरो, ये वाली फोर्स कितनी हो जाए, जीरो, यानी किसी सिस्टम या निकाय पे लगने वाला कुल बल क्या हो जाए, जीरो। तो बल जीरो होने पर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टी जीरो, ये टी इधर जाके जीरो हो जाएगा। और हम यहां से लिख सकते हैं इफ अगर ऐसा है तो पी फाइनल यानी कि अंतिम संवेग किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पी इनिशियल यानी कि प्रारंभिक संवेग, करेक्ट। यानी कि कुल मिला के संवेग क्या रह जाएगा, संरक्षित रह जाएगा। समझ में आती है बात। तो सीधी भाषा में अपन कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम पे अगर बाहर से कोई नेट बल नहीं लग रहा तो हम कह देंगे कि उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है। और इसके हजारों एग्जाम्पल है बेटा, डेली लाइफ में हजारों एग्जाम्पल है, समझ गए। तो पहले तो मेरे हिसाब से ये फंडा क्लियर होना चाहिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। पर आई एम श्योर कि बेटा ये इतना पार्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, करेक्ट। अब अगर इतना पार्ट क्लियर है तो इसके एग्जाम्पल समझो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि विस्फोट होता है, मतलब बड़ा विस्फोट नहीं बोल रहा हूँ, होने को उसमें भी होता है। आप तो दिवाली में पटाखे छोड़ते हैं, तो पटाखे जब भी फूटते हैं तो आप देखोगे तो जो कचरा होता है ना उसके चारों तरफ होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक तरफ कचरा चला जाए। ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि जब प्रारंभ में वो रहा है, जो बम है वो वहीं की वहीं है, उसका कोई भी संवेग नहीं है, वो विराम में है। जैसे ही फूटेगा, फूटने के लिए तो आंतरिक बल चाहिए, बाहर से तो कोई बल लगा नहीं, तो जब फूटेगा तो संवेग में अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाहर से कोई बल ही नहीं लगा। अब संवेग में अंतर नहीं आने का मतलब प्रारंभिक और अंतिम बराबर, बोले हाँ सर। प्रारंभिक कितना था, जीरो, विराम पे था, तो अंतिम भी जीरो होना पड़ेगा ना।
इसलिए जब एक टुकड़ा आगे जाके पॉजिटिव संवेग देता है तो एक टुकड़ा पीछे जाके नेगेटिव संवेग देता है, ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल करके क्या कर दे, जीरो। एक टुकड़ा इस तरफ जाएगा तो एक टुकड़ा कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ। समझ में आती है बात, क्लियर। ऐसे बेटा गोली वाला एग्जाम्पल आपने खूब पढ़ा होगा कि अगर एक बंदूक है उसमें गोली और फायर करेंगे तो बंदूक की गोली अगर आगे जाती है तो बंदूक कहाँ जाती है, पीछे की तरफ। क्यों भाई, अभी मान लो दोनों रुके हुए हैं, बंदूक है उसके अंदर गोली है, ठीक है, और अभी विराम में है सब कुछ। पी इनिशियल क्या हो गया, जीरो। जैसे फायर किया, बाहर से तो कोई बल लगा नहीं, अंदर की फोर्सेस की वजह से हुआ, तो अपन कह सकते हैं कि हाँ पूरे सिस्टम पे कोई बल नहीं लगा। बोले ठीक है सर, पूरे सिस्टम पे बल नहीं लगा तो संवेग में अंतर नहीं आना चाहिए। बोले ठीक है सर, पहले संवेग कितना था, जीरो, बाद में भी क्या रखना है, जीरो। तो जब गोली आगे जाती है तो पॉजिटिव संवेग देती है, तो बंदूक पीछे जाके क्या देगी, नेगेटिव, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल करके क्या हो जाए, जीरो। बोले ठीक है सर। इस वजह से जब गोली फायर करते हैं तो हाथ पे क्या आता है, पीछे की तरफ झटका आता है, करेक्ट। नाव वाला आपने कई बार देखा होगा कि नाव में बैठे हैं, जब अपन उतरते हैं तो जब अपन आगे जाते हैं तो नाव कहाँ जाती है, पीछे। फिर से वही कहानी भाई, नाव और आदमी क्या है, विराम में। जब आदमी आगे गया तो नाव को कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे, ताकि नेट मोमेंटम को कैंसिल करके पहले जितना कर दे जो कितना था, जीरो। समझे बात को। तो इस तरह के बेटा कई बतेरे एग्जाम्पल है अपने पास। तो अभी अपन एक एक करके कई सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। बस आप फंडा याद रखना, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, नहीं लग रहा है तो हम बोलेंगे पी फाइनल बराबर पी इनिशियल। इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। बोले ठीक है सर, आगे बढ़ सकते हैं। तो आप एक बार के लिए बेटा इसको प्लीज कॉपी कर लो पॉज करके, और जब क्लियर हो जाए तो एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। देखो बेटा, अब एक एक करके कई सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं, है ना, 5-6 7 एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर क्लास खत्म करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल अपना क्या है कि अपने पास एक बंदूक है और उसमें m द्रव्यमान, ध्यान देना छोटी छोटी बातों पे, स्मॉल m द्रव्यमान की एक गोली है जो u मीटर पर सेकंड की चाल से चलाई जाती है। यदि बंदूक और गोली का कुल द्रव्यमान, इस लाइन पे ध्यान देना, यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं, करेक्ट। बंदूक प्लस गोली का कुल द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M। और अब क्या कर दिया गया, गोली को फायर कर दिया गया, तो गोली आगे जा रही है उससे, तो पूछ रहा है कि बंदूक कितने से पीछे आएगी। समझिए, मैं आपको डायग्राम बना के भी समझा देता हूँ। तो कुल मिला के रहा क्या होगा बेटा, हमारे पास कुल मिला के एक बंदूक रही होगी, ये अपनी बंदूक मान लेते हैं अपन, इसके अंदर एक गोली रही होगी, ठीक है, सुनना ध्यान से, ये अपनी गोली मान लेते हैं, ठीक। और अभी अपन ने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को फायर किया। तो जब फायर करेंगे तो जो गोली है, ये गोली बेटा आगे कितनी की चाल से जाएगी, अरे ठीक से तो बनो भाई, ये जो गोली है बेटा ये आगे की तरफ जाएगी कितने से, u, ठीक है। और ऐसा करने पे बता रहे हैं कि भाई बंदूक का क्या होगा, तो हमने कहा ठीक है, बंदूक की अगर बात करते हैं तो बंदूक का वेग अपने को नहीं पता, बट हाँ इतना समझ में आ रहा है कि बंदूक पीछे आएगी कितने से, v से। तो ये जो v है ये ही हमसे पूछा जा रहा है कि इसी के बारे में बता दो कि ये कितना होगा। क्वेश्चन आ गया, समझ में आ गया होगा। द्रव्यमान पे ज़रूर ध्यान देना होगा आपको कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो शुरू में जो मास है वो कितना है, कैपिटल M। इसमें से बंदूक का द्रव्यमान कितना था, स्मॉल m। तो जो बच गया वो कितना रह जाएगा, m माइनस m। यहाँ गलती हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको बंदूक का m और गोली का स्मॉल m दिया होता है, तो वहाँ दिक्कत नहीं आती। यहाँ कुल कैपिटल M था और गोली m की बाहर निकल गई, तो कितना बच गया, m माइनस m। इस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब ये डायग्राम बना के पॉज करके फटाफट से कर लो, मेरे हिसाब से आप आराम से कर सकते हो, करेक्ट। और उसके बाद सोल्यूशन देख लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे हिसाब से बेटा जहाँ तक सोल्यूशन की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अगर अपन इस पूरे को एक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, पूरे को, तो ये अपना क्या बन गया, सिस्टम। तो जब भी संवेग संरक्षण का क्वेश्चन करो, सबसे पहले तो सिस्टम बनाओ। ये हम किसको सिस्टम ले रहे हैं, तो सिस्टम हमेशा उन दो वस्तुओं का लो जिनके बीच के बल, मतलब जिनके बाहर पे कोई बल ही नहीं लग रहा। तो बंदूक और गोली को एक मान लिया, ठीक। इसके बाद कुछ ज़्यादा करना नहीं है। इसके बाद तो सीधे सीधे क्या लिख दो बेटा, पी इनिशियल बराबर कितना, पी फाइनल। प्रारंभिक संवेग की बात करें तो सब कुछ विराम पे था, इसलिए कितना, 0। सब कुछ कहाँ था बेटा, विराम, ठीक, रेस्ट पे। जब चलने लगा तो अपने को पता है कि गोली का संवेग में क्या लिखूंगा, m इंटू यू।
और ये आगे की तरफ है, इसलिए क्या लिखा इसको प्लस। साइन का ध्यान देना बेटा, सदिश भौतिक राशि है संवेग। इसकी बात करूंगा बेटा तो मैं लिखूंगा प्लस m माइनस एम इंटू कितना v, और यहां प्लस हटा के क्या लगा दूंगा बेटा माइनस। क्यों माइनस लगाया? क्योंकि बंदूक कहां जा रही है? पीछे की तरफ। अपन ने अपना लॉजिक इस्तेमाल कर लिया कि भाई गोली आगे जा रही है तो बंदूक पीछे जा रही है। नहीं करते, खाली v मान लेते और यहां प्लस लगा देते तो ये v अपने आप माइनस आ जाता। माइनस आ जाता मतलब कहां जा रहा था? पीछे की तरफ। तो लोड नहीं लेना, बाकी कोशिश करने की लॉजिक यूज करेंगे। एक चीज आगे जा रही है तो दूसरी कहां जाएगी? पीछे की तरफ। बोले ठीक है सर। अब यहां से बेटा अगर अपन v निकालते हैं तो v आ जाएगा स्मॉल एम यू अपॉन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, और यहीं से बेटा अपना क्या निकल के आ गया? आंसर निकल के आ गया। क्लियर? तो यही अपने से पूछा गया था। तो ये बिल्कुल बेसिक सिंपलेस्ट एग्जांपल है। आई नो बहुत आसान है, बट बेटा हमेशा स्टार्ट तो बेस से ही करना है, तब जाके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, पॉज करके समझ लो, दिमाग में बिठा लो, फिर अगले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अगला एग्जाम्पल देखो बेटा अपने को क्या दिया है। अगले एग्जाम्पल में अपने को बोला है कि 10 ग्राम की द्रव्यमान की एक गोली 300 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज रूप से यात्रा कर रही है और 290 ग्राम के एक लकड़ी के टुकड़े से टकरा जाती है। सुनते जाना। अब देखो क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है, लेकिन मुश्किल तब भी नहीं होगा, बस थोड़ा दिमाग से सुनना पड़ेगा। तो अपने को बोलिए 10 ग्राम की गोली इतने से चलते हुए 290 से टकराती है। अपन क्या करते हैं ना, मैं थोड़ा सा वो भी सिखाता हूँ तुमको कि क्वेश्चन को प्लॉट कैसे करते हैं। तो मैंने एक लाइन पढ़ी, अब उस एक लाइन को पहले बना लेता हूँ समझता। तो उस एक लाइन को बनाने का सिस्टम मुझे ये समझ में आया कि भाई हमारे पास कोई एक गोली रही है और वो गोली कितने से चल रही है बेटा? कोई गोली रही है और अपन कह सकते हैं कि जो गोली है ये अपने को दिखाई दे रही है कितने से? 300 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो द्रव्यमान है वो है 10 ग्राम। और ये किससे टकराती है बेटा? 290 ग्राम के लकड़ी के एक ब्लॉक से टकराती है जो टिका हुआ था। यानी कि अपन यहाँ से देखेंगे तो अपने को ये समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे एक लकड़ी का कोई मोटा सा टुकड़ा है और इस लकड़ी के मोटे टुकड़े का जो द्रव्यमान है वो 290 ग्राम है और ये अभी विराम में है, रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये क्या करता है? इससे टकराता है। बोले ठीक है सर। टकराने के बाद क्या होगा बेटा? टकराने के बाद गोली और गुटखा एक साथ चलते हैं, यानी वो उसके अंदर धंस जाती है और फिर साथ चलने लगते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बाद इतना तो समझ में आ गया कि ये जो है लकड़ी का टुकड़ा, ये और इसके अंदर की जो गोली है ये इसके अंदर धंस के रह गई। ऐसा होने की वजह से एक बात और क्लियर हो गई कि भाई अब टोटल इनका द्रव्यमान कितना हो गया? 300 ग्राम। और ये कितने चाल से चल रहे होंगे हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि ये कितनी चाल से चल रहे होंगे? कुछ v चाल से चलने लग गए होंगे। बोले ठीक है सर। तो एक गोली आई, लकड़ी के दगल में धंस गई और दोनों साथ साथ चलने लगे। इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर से कुछ कहानी बनेगी। इसके बाद बेटा कुछ ऐसा हुआ कि ये क्या करते हैं? एक साथ चलते हैं और जब 15 मीटर की तैरी करता है ना, तब जाके वो क्या करता है? रुक जाता है 15 मीटर की दूरी तय करने के बाद। ठीक है, समझना मेरी बात अच्छे से। ठीक है, 15 मीटर की दूरी, यानी अपने को ये समझ में आ गया कि भाई ये जो है ये फर्दर जो भी ये गुटखा दे रखा है ना अपने को, ठीक है, गोली के सहित, गोली इसी के अंदर ही है, और ये क्या करता है? 15 मीटर की दूरी तय के रुक जाता है। यानी ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड जब कितनी दूरी तय कर चुका होगा? 15 मीटर। करेक्ट। अपने को क्या बताना है? अब ये घर्षण गुणांक को तो छोड़ दो तुम, अपने को तो बस ये बताना है कि जब ये रुकेगा तो इसके ऊपर एक मंदन लगना चाहिए पीछे की तरफ। भाई इसकी चाल v थी, v से कितनी हो गई? 0। मतलब ये तो कंफर्म ही है कि इसके ऊपर एक पीछे के डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा? मंदन लगेगा कि नहीं लगेगा? करेक्ट। तो वो जो मंदन लगेगा ना, हमें उसकी बात करनी है कि मंदन या नेगेटिव त्वरण ये कितना आएगा, आप ये बताओ। आपके लिए क्वेश्चन ये घर्षण गुणांक वगैरह मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपने घर्षण बल पढ़ा भी नहीं है, तो हमें तो इतना समझ में आता है कि एक डब्बे को सतह पे फिसलेंगे तो थोड़ी देर बाद जाके रुक ही जाएगा। तो अपने को बताना है कितने मंदन से वो रुकेगा। ठीक, नियत है मंदन। तो आई गेस क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। गोली आई, लकड़ी के टुकड़े में धंसी, फिर दोनों साथ साथ चले, 15 मिनट बाद जाके रुक गए, 15 मीटर बाद
त्वरण बताना है, नेगेटिव त्वरण यानी कि मंथन। बोले ठीक है सर, ये अपना क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आप पॉज करो, अपने दिमाग की एक्सरसाइज करो, ट्राई करो। मैंने इसमें ना गतिकी और संवेग संरक्षण दोनों को जोड़ के क्वेश्चन बनाया, करेक्ट, और फिर सोल्यूशन देखना। मैं अच्छे से समझाना शुरू करता हूँ, ओके ठीक है। देखो बेटा, मेरे हिसाब से सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे कैसे भी v पता लगेगा तभी तो मैं आगे की बात करूंगा। तो v पता लगाने के लिए मैं लगाऊंगा p इनिशियल बराबर p फाइनल। ये आ गया इस टॉपिक का यूज। इनिशियल अगर देखूंगा तो 10 ग्राम इंटू चाल कितनी है 300 बराबर कुल द्रव्यमान बाद में हो गया बेटा 300 ग्राम, तो ग्राम ग्राम तो कट ही जाएगा और चाल कितनी रह जाएगी v। यहाँ से 300 जब कट कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को ये तो समझ में आ गया कि भाई ये लकड़ी का टुकड़ा और ये गोली दोनों साथ साथ 10 मीटर से चलेंगे, और ये समझ में आ रहा है कि 15 मीटर बाद रुक जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या फंडा लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं फंडा ये लगा सकता हूँ बेटा कि अगर मेरे पास प्रारंभिक चाल है 10, अंतिम चाल है 0, दूरी है और a निकालना है, तो मेरे दिमाग में सीधे सीधे गतिकी का कौन सा समीकरण आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर कितना 2as। बोले करेक्ट सर। यहाँ पे बेटा देखो v तो अंतिम क्या हो गया 0, u स्क्वायर 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 100, 2 की जगह 2, a की जगह a और s की जगह कितना 15। समझ गए। यहाँ से बेटा देखो त्वरण की जब बात करेंगे तो त्वरण अपने पास कितना आएगा, त्वरण अपने पास आएगा बेटा माइनस, देखो 100 बटा 15 दूना 30, तो माइनस 100 बटा 30, जिसको आप माइनस 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हो। और माइनस बेटा अब केवल ये बताना चाह रहा है कि ये क्या है, मंदन है, यानी कि धीरे धीरे ये क्या करेगा, इसकी चाल को घटाएगा। समझिए। तो पहले संवेग संरक्षण से v निकाला, फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as करके क्या निकाल लिया अपन ने, a निकाल लिया, और एक बढ़िया क्वेश्चन बना दिया दो चीजों को मिला के, गति का समीकरण और गति के नियम। क्लियर। तो आई एम श्योर बेटा इतना समझ में आ गया होगा। ये घर्षण गुणांक को अभी होल्ड पे डाल देना, जब अपन घर्षण पढ़ेंगे ना तो वहाँ पढ़ेंगे कि भाई a बराबर म्यू जी होता है ऐसे केस में, तो वहाँ से निकल के आ जाएगा। अभी के लिए तुमको बस a तक निकालना था, ठीक है। चलो अब इसको अच्छे से पॉज करके दिमाग में बिठा लो, कॉपी में बिठा लो, बिल्कुल बढ़िया से हो जाए, तब अगले एग्जाम्पल पे चलना बेटा, ठीक है। अभी अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स और लिए, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ओके तो बेटा देखो ये अगला एग्जाम्पल है ना, और अब मैंने ना 4 एग्जाम्पल और लिए हैं और उसके बाद लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा। चारों एग्जाम्पल बेसिकली टक्कर और विस्फोट इन दो पे आधारित है, क्योंकि इन दोनों में ये बेटा बाहर से कोई भी बल नहीं लगता। तो कभी भी टक्कर हो रही है या विस्फोट हो रहा है, चाहे 1D हो चाहे 2D हो, यानी एक विमीय हो या द्विविमीय हो, आप तो फिक्स ब्रेन में रख लेना कि जो चीज़ें टकरा रही हैं या विस्फोट करके जो टुकड़े बन रहे हैं उनको आप एक मान लो। ऐसा मानने पर बाहर से कोई बल नहीं लगेगा और पूरे के पूरे निकाय या सिस्टम का जो मोमेंटम है यानी संवेग है वो संरक्षित रहेगा। करेक्ट। एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पुट करूंगा आपके लिए, आप पॉज करके ट्राई कर लेना, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो हो क्या रहा है बेटा, देखो यहाँ पर ऐसे समझो कि अपने पास कोई सिस्टम है ना, ऐसे समझो अपने पास कोई एक सिस्टम है, लेट से ऐसा, और अपने को ये बोला गया कि भाई यहाँ पर कोई दो वस्तुएं हैं, है ना, एक तो कोई ये 1 है, ठीक, जिसका द्रव्यमान वगैरह अभी मैं बताता हूँ कितना है। एक अपने पास क्या है, कोई 2 दे रखा है, और ये दोनों मिलकर के बेटा टकरा रही है, और टकराने के बाद, है ना, टकराने के बाद क्या हो रहा है बेटा, ये संगठित होके एक बन जा रही है, यानी कि जब ये टक्कर हो जाएगी तो उसके बाद ये दोनों क्या बन जाएंगी, 1 + 2 1 बन जाएगी। करेक्ट। मुझे क्या क्या डेटा गिवन है वो और बताता हूँ। इसकी चाल अपने को पता है, इसकी चाल अपने को पता है, और इसकी चाल अपने को पता करनी है। क्या क्या पता है वो भी बता देता हूँ। अपने पास देखो क्या क्या है, अपने को ये दिया कि जो 1 है वो 10 kg का है, ये जो है ये 4 kg का है, ठीक। इसके अलावा इसकी चाल बेटा 10 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ है, और इसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ है। इसकी जो चाल v है वो अपने को पता करनी है, ये अपने लिए अज्ञात है। समझ गए। दोनों जब संगठित होकर एक बनेंगे तो ये कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 14 किलो हो जाएगा। तो ये सिस्टम दिया हुआ है। करेक्ट। दो वस्तुएं आपस में आ रही है, टक्कर हो रही है, टक्कर होकर संगठित हो जाती है, एक बन जाती है और साथ साथ चलने लगती है। बताना है कि v का मान क्या है।
आई एम श्योर आपके दिमाग में सोल्यूशन आ चुका होगा, तो आप पॉज करो, फटाफट कैलकुलेशंस करो, और जब एक बार हो जाए अच्छे से फिर सोल्यूशन देख लेना, बहुत आसान है, राइट। तो मेरे हिसाब से तो बेटा सबसे पहले अगर मैं 1+2 को सिस्टम ले लूँ, तो मैंने कहा ना जब दो चीज़ें टक्कर होती हैं दोनों को एक मान लो, सिस्टम ले लो, बाहर से कोई बल लगा ही नहीं, और अगर नहीं लगा तो मैं कह सकता हूँ कि जो P इनिशियल है पूरे के पूरे सिस्टम का और जो P फाइनल है वो क्या हो जाएगा, समान। प्रारंभिक अगर बेटा लिखूंगा संवेग तो मैं 10 × 10 लिखूंगा इसका, और ये आगे की तरफ जा रहा है इसलिए इसका संवेग कैसा लिया है, प्लस लिया है, ये साइन का ध्यान रखना है अच्छे से। माइनस ये बेटा पीछे की तरफ आ रहा था तो इसका संवेग क्या लिया, माइनस, और इसका द्रव्यमान 4 मास इंटू कितना 2। फाइनली अगर देखेंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा 14 किलो, मास मतलब द्रव्यमान, और ये कितनी चाल से चल रहा होगा, कितनी स्पीड रही होगी इसकी, कुछ v। बोले ठीक है सर। अब यहाँ से बेटा 100 - 8 कितना हो जाएगा 92, तो 92 डिवाइडेड बाई 14 अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, v। बस इतना ही अपने को निकालना ही था। यहाँ से बेटा अगर देखेंगे तो अपने को क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से अपने को v का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये सबसे आसान मतलब क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत आराम से किए जा सकते हैं, और बनते भी खूब है, कमाल की बात ये है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको समझ लो, आई एम श्योर आपका ये सही रहा होगा। अब इसी की तरह ये 1D में है, अब अपन इसको 2D में करेंगे, द्विमीय में है, उसको भी पहले आपको समझाऊंगा, आपको समय दूंगा, आप ट्राई करना पॉज करके फिर सोल्यूशन देखना। ओके चलो पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ऑल राइट बेटा, अब देखो अगला जो एग्जाम्पल है वो समझाता हूँ कैसे जाएगा। कहानी सिमिलर ही जाएगी। अपने पास एक कोई वस्तु रही है, अब की बार उसका मास मान लेते हैं अपन m, यानी उसका द्रव्यमान कितना है बेटा स्मॉल m, और एक और वस्तु रही है जो इधर से जा रही है, ठीक, और इसका भी द्रव्यमान कितना है बेटा स्मॉल m, ठीक। इन दोनों की अगर अपन बात करते हैं, ये इधर जा रहा है, करेक्ट, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सॉरी ऐसे, दोनों एक दूसरे से बेटा 90 डिग्री पे। इसकी जो चाल है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी जो चाल है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और ये दोनों ऐसे चल रहे हैं। अब जब ये दोनों ऐसे चल रहे हैं तो बेटा कहीं ना कहीं तो आके टकराएंगे भाई। इनको अगर अपन खींच दें आगे, ठीक है, तो ये ऐसे कहीं ना कहीं तो टकरा जाएंगे ना एक दूसरे से 90 डिग्री पे। तो ये जहां पर भी टक्कर हो रही होगी वहां पे ये दोनों आए और एक दूसरे से चिपक गए, संगठित हो गए, और फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, दोनों ये साथ साथ चलने लगेंगे। यानी इसके बाद से अगर अपन देखते हैं तो इसके बाद से ये दोनों जो हैं मिलके कितना हो जाएगा बेटा, मिलके ये हो जाएगा अपने पास 2m, और ये साथ साथ चलने लगेंगे। साथ साथ जब चलेंगे तो हमें इतना तो समझ में आता है कि पहले देखो x एक्सिस में भी संवेग है और y एक्सिस में भी संवेग है, तो बाद में भी x और y दोनों में होना चाहिए। इसलिए मैं बोलूँगा कि ये जब चलेगा तो ये vx भी लिखेगा और vy भी रखेगा, यानी कि मैं इसको लिखूंगा vx और इसको लिखूंगा vy। समझ गए बात को। जहां तक आई कैप जे कैप की बात है बेटा, ये अपने पास होगा आई कैप, क्योंकि सदिश ये कितना है जे कैप। सदिश या वेक्टर में क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि 2D की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये होगा आई कैप और ये होगा जे कैप। ऐसा करने से क्या होगा, अपने ब्रेन का लोड कम हो जाएगा। सीधे सीधे अपन को लिख देंगे भाई मैथमेटिकली ये आई कैप ये जे कैप, और फिर से क्या कर देंगे, कुल संवेग संरक्षित कर देंगे, तो अपने को थोड़ा सा लिखना कैलकुलेशन कम पड़ जाएगा, राइट। तो ये हो गया सवाल। अब आप चाहो तो अपने दिमाग से टक्कर से पहले ये स्थिति है, टक्कर के बाद ये स्थिति है, ठीक। आप चाहो तो दोनों को मिला करके PI बराबर PF करके अपना आंसर निकालने की कोशिश करो। VX भी आना चाहिए, VY भी आना चाहिए, और इन दोनों का जो परिणामी आना चाहिए बेटा, है ना, रिजल्टेंट यानी कि V, वो भी आना चाहिए। तो अपने को तो तीनों ही चीजें निकालनी है। समझ गए बात को। चलो अब पॉज करो, ट्राई करो और फिर सोल्यूशन देखना। मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरा तो बेटा 6 फिक्स वही वाला फंडा है कि भाई ज़्यादा लोड तो लेना नहीं, सीधे सीधे लिख सकते हैं PI सदिश के अंदर बराबर PF सदिश के अंदर, यानी संवेग संरक्षण। PI की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा इसकी वजह से, पहले वाले की वजह से M × 10 आई कैप, इसकी वजह से M × 10 जे कैप। ये तो हो गया इनिशियल, टक्कर से पहले इन दोनों का संवेग, टक्कर के बाद वो रहा। उसका जब मैं संवेग लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2m Vx आई कैप
प्लस वी वाई जे कैप। अब देखो कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, कितनी आराम से लिख दिया कि भाई ठीक है, m इंटू 10 आई कैप, m इंटू 10 जे कैप, फिर 2m इंटू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। बोले हाँ सर इसमें तो कोई लोड नहीं है, अभी सुनते जाना। यहाँ से बेटा सब जगह से अगर आप देखोगे तो ये m और m कट जाएगा, और ये 2 को भी काटेंगे तो 5 5 आ जाएगा, और मेरे पास निकल के आ जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप बराबर कितना आ जाएगा, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अगर इसको वेक्टर में लिखना है बेटा तो अपन इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, v वेक्टर लिख सकते हैं। तो अपने को इतना समझ में आ गया कि v वेक्टर बराबर आ गया 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप बाई 2। ठीक है, बाई 2 भी है बेटा, बाई 2 को मत छोड़ देना जैसे मैंने छोड़ दिया। ठीक है, इस पूरे को क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2, यानी ये बनेगा 5i प्लस 5j। ये 2 है ना, ये नीचे जाएगा ऐसे। तो हमें ये समझ में आ गया कि v वेक्टर आ गया 5i कैप प्लस 5j कैप। इससे अपने 3-4 सवालों के आंसर आ जाएंगे। बोले सर कैसे, 5i कैप का मतलब हो गया बेटा ये जो है, ऐसे समझ, 5i कैप का मतलब हो गया ये जो vx है इसका मेन वैल्यू कितना आ गया, 5, j कैप भी 5 में है तो vy भी कितना आ गया, 5, करेक्ट। और v वेक्टर अपने पास कितना आ गया, 5i कैप प्लस 5j कैप। यहाँ से अगर मुझे इसका परिमाण चाहिए तो मैं इसका परिमाण के लिए बेटा फिर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दूंगा, और वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ साथ अगर बेटा ये भी 5 है और ये भी 5 है तो यहाँ से ये वाला जो थीटा एंगल आएगा, ये थीटा एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। समझ गए, 45 डिग्री। तो मैं कोण बता सकता हूँ कितने पे जाएगा, करेक्ट, कैसे, सीधे ये बटा ये, तो 5 बटा 5 लंब बटा आधार 10 थीटा, तो 10 थीटा 1 होगा तो थीटा कितना होगा, 45। कोई भी चीज़ वैसे भी बेटा अगर बराबर चाल से जा रही है ना तो बिल्कुल बीचों बीच आएगा परिणामी, इसलिए 45 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो थीटा बता सकते हैं, अंतिम वेग बता सकते हैं, एक्स वाई घटक बता सकते हैं, करेक्ट, और परिमाण बता सकते हैं। चारों में से कुछ भी पूछ सकता है, क्लियर। तो आई एम श्योर बेटा ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है ना, बस अब इसी का मिलता जुलता केस अपना विस्फोट का आ जाएगा, उसको भी देख लेते हैं। उससे क्या है, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी ब्रेन के अंदर, है ना, अच्छे से। जब कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से करो। तो इसको पॉज करके कॉपी करो पूरा, मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूँ बेटा। ये है बेटा अपना सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो क्या दिया होगा, मैं समझा रहा हूँ पूरा। सबसे पहले अपने पास कोई एक वस्तु रही होगी, ठीक। ये वस्तु क्या होती है बेटा, इसमें विस्फोट होता है, ये टूटती है, और टूट के क्या करती है बेटा, ये 2 भागों में बट जाती है। एक भाग इसका इस तरफ जाएगा और एक भाग इसका इस तरफ जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा कि अपने पास एक भाग इस तरफ और एक भाग इस तरफ, ठीक है। मासेस वगैरह की बात करते हैं, मान लो ये टोटल कितने का था, 10 किलो का, जिसमें से ये 4 किलो इधर आ गया और ये 6 किलो इस तरफ आ गया। इसकी चाल अपन मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड इस तरफ है। इसकी चाल अपने को नहीं पता, v है, ये निकालना है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम स्टार्टिंग में कहाँ रहा होगा बेटा, विराम, ठीक। तो सीधा सा फंडा है कि भाई एक 10 किलो काम की कोई बॉम्ब रहा होगा, वस्तु रही होगी, वो 2 भागों में विभाजित हो गई या विस्फोट हो गया। एक का चाल अपने को इतना दे रखा है और अपने को दूसरे का बताना है, सीधा सा फंडा है। पता फिर वही कहानी है कि विस्फोट के दौरान बाहर से कोई बल नहीं लगेगा। बाहर से कोई बल नहीं लगेगा तो जिसमें विस्फोट हो रहा है उनमें जितने भी टुकड़े होंगे उन सबका कुल संवेग संरक्षित रहेगा, करेक्ट। तो पॉज करो, फटाक से आंसर लिखो, और मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम श्योर आपका आंसर 100% सही होगा, 100%, ठीक है। तो बेटा PI बराबर PF, करेक्ट और नॉट। यहाँ पे PI की बात करते हैं वगैरह अगर, तो देखो प्रारंभिक विराम में है तो कितना होगा, 0। एंड में देखेंगे तो देखो इसका तो प्लस आएगा, तो 6 इंटू क्या लिखेंगे, प्लस में भी, और ये पीछे जा रहा है इसलिए क्या लिखेंगे सर, माइनस लिखेंगे। तो माइनस देख बेटा कितना आएगा, 4 इंटू कितना, 2, करेक्ट। ये 8 को इधर ले आओ तो 8 बराबर 6v, तो v बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 4/3 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से अपन बेटा क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, समझे।
अब ऐसे स्पोर्ट जैसे दो टुकड़ों में हुआ है, ये 3 टुकड़ों में भी हो सकता है। अगला एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे अपना पहले 1D में टक्कर हुई थी, फिर 2D में टक्कर हुई थी, ऐसे पहले 1D का विस्फोट, फिर 2D का विस्फोट, फिर क्लास एंड। ठीक, चल अच्छे से दिमाग में उठा लो बेटा, पॉज कर लो, सोल्यूशन लिख लो, फिर अपन अगले लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। चलो ये है बेटा अपना अगला एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, फिर संवेग संरक्षण का हो जाएगा दी एंड। करेक्ट, देखो अब की बार भी कहानी वही है। अपने पास कोई एक बॉम्ब रहा है, ये क्या किया बेटा, 3 टुकड़ों में विस्फोट हुआ इसका। एक इधर गया, ठीक, एक टुकड़ा इधर चला गया, तो तीसरे टुकड़े की बात कर रहा है कि उसका क्या होगा। मतलब ये इस तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये हमें नहीं पता क्या होगा इसका v मान लेते हैं। ये v हमसे पूछा गया है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से गया, ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड से गया, ठीक, ये मान लो v से गया, तो v बताओ। द्रव्यमान की बात करें तो टोटल मान लेते हैं कि भाई 30 किलोग्राम था, जिसमें से 10 किलोग्राम इधर आ गया, 10 किलोग्राम इधर आ गया, 10 किलोग्राम इधर आ गया। करेक्ट, तो ये इस तरीके से हुआ है। तो इस तरीके से बेसिकली विस्फोट। अब आपको बताना है वी कैसे है, तो मेरे हिसाब से तो अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, ये क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो। तो यहीं पे आप पॉज करो, पूरा सोल्यूशन लिख लो, आंसर निकाल लो कि वी वेक्टर फॉर्म में कितना आएगा। ठीक है, और निकालने के बाद फिर सोल्यूशन देखना। राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे हिसाब से बेटा वही कहानी बार बार एक ही कहानी चल रही है, पी आई बराबर पी एफ। ठीक है, मैंने कहा ना थ्योरी बहुत कम है इस चैप्टर में, लेकिन अगर वैसे अपन देखते हैं तो बेटा एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। प्रारंभिक अपने को पता है पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ था बेटा, ये विराम। तो अपन सीधे सीधे बोल सकते हैं विराम का मतलब प्रारंभिक संवेग 0। अंतिम, ध्यान से सुनना, अब 2D में है तो आई कैप जे कैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसे लिखेंगे जे कैप और इसे लिखेंगे माइनस आई कैप। बोले ठीक है सर, तो इसका मैं लिख देता हूं 10 × 20 जे कैप। बोले ठीक है, इसका कितना आएगा बेटा अंतिम, माइनस, तो माइनस 10 × 10, 10 × 10 आई कैप। और बेटा लास्ट में ये अपने पास कितना आ जाएगा, प्लस 10 × v वेक्टर, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से बेटा अगर अपन चाहें तो देखो हर जगह से 10 को हटा सकते हैं, हर जगह से अगर देखो थोड़ा बेसिक यूज़ करोगे तो 10 10 10 हट गया, और अब v वेक्टर को इधर रखते हैं, बाकी इधर ले आते हैं। तो वहाँ से अपने को क्या निकल के आ जाएगा, वहाँ से अपने को देखो बेटा v वेक्टर आ जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो ये बनेगा 10 आई कैप हो जाएगा प्लस, और जे कैप वाला क्या हो जाएगा माइनस। आ गया अपने पास वेक्टर। बेटा यही तो अपने को पूछा था। जैसे ये पता लगा तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई हमें तो ये समझ में आता है, इसका मतलब आई कैप में तो कितना आएगा 10, करेक्ट, और जे कैप में कितना आएगा 20, यानी कि ये जो जाएगा ये 10 इधर और 20 इधर से जाएगा, करेक्ट। इवन इसका अगर परिमाण चाहिए होगा तो √10² + 20²। क्लियर। अगर पूछ ले कितने एंगल पे जाएगा, तो मान लो अगर ये एंगल पूछ लेता, ये वाला एंगल थीटा, तो अपन क्या लिखते बेटा, लंब बटा आधार, तो 20/10 ऐसे। क्लियर। तो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, एंड आई एम श्योर आप सारे आंसर दे भी सकते हो। ठीक है, सो अगर ये बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है तो फिर आज की क्लास बेटा एंड कर सकते हैं। एंड अब हमने देखो 3rd पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है, 3rd लॉ तक, तीनों लॉ, मोमेंटम, कंजर्वेशन, आवेग, सब कर लिया है। अब हम चालू करेंगे इसका मेन पार्ट अगले क्लास में, जो होगा बेटा बल के प्रकार, फ्री बॉडी डायग्राम और बाकी सारी चीज़ें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर उन सबको समझने के लिए 3 लेक्चर आने चाहिए पहले अच्छे से। तो एक बार के लिए तीनों लेक्चर अच्छे से दिमाग में बिठा लो। दिमाग में जब एकदम सेट हो जाए, बिल्कुल ब्रेन में फ्रीज हो जाए, तब फिर अगले एग्जाम्पल पे आगे बढ़ना अगले क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, कॉपी करो, अच्छे से समझो, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बेटा।